मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ ये है कि हम जब फसलों की बुआई कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें जो पूरा लाभ मिल सके। जो उर्वरक दे रहे हैं, चाहे एनपीके दें, यूरिया दें, डीएपी दें, एसएसपी दें, एमओपी दें, जिंक सल्फेट दें, जो भी हम उर्वरक दे रहे हैं उसका पूरा लाभ मिल सके। हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिस कारण से हमें उन उर्वरकों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, उर्वरक जो भी आपको देना है वो पहले हमें उस तत्व की रिकमेंडेड डोज, उसकी संस्तुत मात्रा कितनी है वो जरूर पता होनी चाहिए। तो हर फसल की हर क्षेत्र के अनुसार संस्तुत मात्रा होती है जिसे हम रिकमेंडेड डोज कहते हैं। अब जैसे कि एक साधारणतः अगर हम बात करें फास्फोरस की तो 24 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ चाहिए होता है। इसी तरह से 16 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ चाहिए होता है। गेहूं की अगर हम बात करते हैं और बुआई के समय 20 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रति एकड़। तो लेकिन ये उर्वरक है और ये सारी तत्व है, ये उर्वरक नहीं है। तो इसके अनुसार हमें उर्वरक निकालना पड़ेगा कि हम ये एनपीके एसएसपी से दे रहे हैं या डीएपी से दे रहे हैं, एमओपी से दे रहे हैं, यूरिया से दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रति एकड़ की मात्रा पता होनी चाहिए। अधिकांश किसान भाई ये सोचते हैं कि हम ज्यादा उर्वरक डालेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। ऐसा नहीं होता है, उल्टा असर हो जाता है। हमारी फसल कमजोर पड़ जाती है, जल भी जाती है और हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको उस फसल की, उस क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड डोज जरूर पता होनी चाहिए। इस पे मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग रिकमेंडेड डोज रहती है। जैसे हम अगर बात करें गेहूं की, सामान्यतः बुआई में आजकल जो बुआई चल रही है, गेहूं में बुआई के समय जो हमें नाइट्रोजन चाहिए वो हमें प्रति एकड़ में करीब 20 किलो चाहिए होती है। और फास्फोरस जो है जिसे हम P2O5 लिखते हैं, ये हमें करीब 24 किलो चाहिए होता है प्रति एकड़। और पोटेशियम जो K2O है ये हमें 16 किलो चाहिए प्रति एकड़। ये 1 एकड़ की बात हो रही है। तो इतना देखिए, ये तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये उर्वरक नहीं है, इनके उर्वरक एनपीके होंगे, 12-32-16 होगा या डीएपी होगा, एसएसपी होगा, एमओपी होगा। उस हिसाब से कैलकुलेशन करके डाला जाता है। उस पर पहले वीडियो बना चुका हूं। इसी तरह से आलू की डोज अलग होगी, सरसों की अलग होगी, चने की अलग होगी, मटर की अलग होगी, मसूर की अलग होगी। इसलिए हमें पहले डोज पता होना चाहिए। बिल्कुल बैग के हिसाब से नहीं डालना चाहिए कि 2 बैग डाल दिए, 3 बैग डाल दिए। बिल्कुल गलत तरीका होता है, उससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट चला जाता है और कुछ न्यूट्रिएंट की अधिकता इतनी ज्यादा होती है कि फसल जल जाती है और कुछ की कमी रह जाती है, फसल भरपूर नहीं हो पाती। पहला तो यह है। दूसरा यह है, खेत में नमी की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नमी हमारे खेत में कम रहती है, सूखे खेत रहते हैं, तो ये उर्वरक घुल नहीं पाते। देखिए, जो भी उर्वरक हम डालना चाहे, डीएपी है, एसएसपी है, वो पहले पानी में घुलता है, मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उसमें घुलता है और फिर वो जड़ तक पहुंचता है। तो अगर नमी नहीं होगी तो उर्वरक घुलेगा ही नहीं। डीएपी ऐसी रह जाएगा, एनपीके 12-32-16 डालना वैसी रहेगा, यूरिया ऐसी रहेगा। कुछ किसान भाई सूखे खेत में बुआई करते हैं, बाद में सिंचाई करते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो आपने शुरू में उर्वरक डाला है वो काम नहीं कर पाएगा। जब तक नमी नहीं होगी उर्वरक नहीं घुलेगा। सीधी सी बात है, कोई भी चीज पानी में घुलती है। नमी का मतलब खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी। अगर नमी की कमी रहेगी तो ये घुलेगा ही नहीं। जब घुलेगा नहीं, ऐसे पड़ा रहेगा मिट्टी के अंदर। या तो आपने बिल्कुल सूखे में बुआई कर दी तब भी नहीं मिलेगा, अगर नमी कम है तब भी नहीं मिलेगा। तो नमी पर्याप्त होनी चाहिए। कम नमी वाले क्षेत्रों में उर्वरक ऐसे ही पड़ा रह जाता है और हम सोचते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, फिर ऊपर से स्प्रे मारते हैं, छिड़काव करते हैं दूसरे तत्वों का, उसको कोई असर नहीं मिलता है। इससे हमारे खेती का खर्चा बढ़ता है, फसल उत्पादन में कोई फर्क नहीं आता। इसलिए जब हम उर्वरक दे रहे हैं तो नमी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर नमी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से घुल सके। तीसरी बात देखिए, जो भी उर्वरक है, चाहे वो फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, कोई भी है, नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन को हमें 3 या 4 बार में देना चाहिए। नाइट्रोजन बुआई के समय 25-30% हम दे सकते हैं। लेकिन जो भी तत्व है सारे के सारे हमें बुआई के समय ही देने चाहिए। पूरी डीएपी हमें बुआई के समय दें, एसएसपी बुआई के समय दें, जिंक सल्फेट पूरी मात्रा बुआई के समय दें, एमओपी हम बुआई के समय दें। केवल यूरिया एक ऐसा है जिसको हम 3-4 बार में खड़ी फसल में हम देते हैं, 2 बार में, 3 बार में देते हैं। बाकी जितने भी तत्व हैं सब बुआई के समय ही देने चाहिए। अगर हम ऊपर से देते हैं तब इसका असर नहीं होता है या बहुत कम असर होता है। खड़ी फसल में जब मिट्टी को ऊपर से डालते हैं, मिट्टी के ऊपर ही रह जाती है अधिकतर खाद। इस कारण से कुछ ही नीचे तक पहुंच पाती है, पूरा असर नहीं मिल पाता है। इसलिए जो भी आप खाद दे रहे हैं वो सारी की सारी मात्रा, खासतौर से डीएपी के मामले में आप ध्यान रखिए। डीएपी आप खड़ी फसल में देंगे उसका उतना असर नहीं आएगा।
पूरी मात्रा आपको डीएपी की है, चाहे एसएसपी की है, एमओपी की है, वो हमें बुआई के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन केवल हमें बुआई के समय 25-30% देना चाहिए, बाकी की मात्रा हमें खड़ी फसल में 2-3 बार में देनी चाहिए, वो भी सिंचाई के समय, पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के समय, ताकि उस समय उसको नमी मिल करके नीचे जड़ तक जाए। तो ये आपको 3 बातें बड़ी ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी हमारी खादें हैं, पूरी 100% जो भी हमारी डोज है वो हम बुआई के समय नीचे मिट्टी में ही दें। जब तक वो नीचे नहीं रहेगी उसका असर नहीं आएगा। चौथा जो है वो देखिए, खाद कहाँ होनी चाहिए? जहां जड़ है। जड़ कहाँ है? जहां बीज है। बीज के नीचे से खाद ये जड़ें निकलेंगी और ये इस तरह से हमारा पौधा बढ़ेगा। अब मान लीजिए खाद यहाँ रह गई, ऊपर ही रह गई, या मिट्टी के ऊपर रह गई, या थोड़ी गई, तो जड़ें तो यहाँ है, इसको लेने का काम कौन करती है? जड़ें करती हैं। तो जब ये खाद ऊपर रह जाएगी तो जड़ों को मिल नहीं पाएगी। तो ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए कि जहां हमने बीज बोया है उसी गहराई पर हमारी खाद भी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि हमने एक बार खाद का छींटा मारा और छोड़ दिया, सही तरह से उसको मिक्स नहीं किया। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। उसकी गहराई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गहराई कहाँ होनी चाहिए? जड़ के पास होनी चाहिए। ये एक जरूरी है, नहीं तो खाद ऊपर रह जाएगी, गहराई में नहीं जाएगी, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। पांचवी और अंतिम बात जो ये है कि जो भी हमारी खाद है पूरे खेत में नहीं बिखेरनी चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए 2 पंक्ति से पंक्ति की दूरी, आपने एक बीज यहां बोया है, दूसरा बीज मान लीजिए हमें 50 सेंटीमीटर पे बो रहे हैं, या 2 फुट पे बो रहे हैं। जैसे मक्का है 2 फुट पे बो रहे हैं, या आलू है हम 2 फुट पे बो रहे हैं। मान लीजिए 2 फुट की दूरी है और हमने खाद पूरे में डाल दी, तो यहाँ पे तो कम मिलेगा। बीज का जो एरिया है यहाँ पे खाद पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाएगी, यहाँ घास ज्यादा निकलेगी। इसलिए जहां बीज डालें वहीं खाद। तो जहां बीज हो वहीं खाद। ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो हमारी पूरी पूरी खाद जड़ क्षेत्र में होगी, पूरी पूरी खाद जड़ को मिलेगी, शुरुआत से हमारी फसल अच्छी होगी। पूरे खेत में अगर हम बिखेर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी फसल का जहां बीज है, जहां हमारी फसल की जड़ है, उसी गहराई पर, उसी ही जगह पर खाद होनी चाहिए, नमी प्राप्त होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। तो ऐसा ना करें कि अगर आप पूरे खेत में बिखेर दे रहे हैं तो 2 पंक्तियों के बीच में जहां हमने फसल बोई है उसके बीच का खाद का लाभ नहीं मिल पाता है, वहां घास ज्यादा निकलती है। तो इन बातों को ध्यान रखें, सही मात्रा का प्रयोग करें, सही गहराई होनी चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, और नमी भी सही होनी चाहिए, और बुआई के समय हमको सारी खाद प्रयोग करनी है। तो आप देखेंगे कि जो भी आप खाद डालेंगे शुरू से ही फसल की पैदावार अच्छी होगी और आगे चल के फसल अच्छी रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।